तो पहली सेशन में हम लोग करेंगे जो असेसमेंट्स किए जाते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ASD, autism spectrum. And in the second session, what we are going to do is more of what you all need, that is functional assessments in autism. यानी कि जो ऑटिज्म में आपने एक प्रोग्राम बनाने के लिए बच्चे का जो फंक्शनल असेसमेंट्स करनी है. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द असेसमेंट्स ऑफ ऑटिज्म. तो मैं आपको थोड़ा सा असेसमेंट्स क्या होती हैं, क्यों की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, पहले उसके बारे में बताऊंगी एंड देन वी विल गो ऑन टू ऑटिज्म स्पेसिफिक असेसमेंट. सो क्या होता है कि असेसमेंट क्या है और क्यों की जाती है. तो असेसमेंट इज समथिंग जिसमें हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डेटा अबाउट द क्लाइंट. हमारा जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, एडल्ट है विद डिसेबिलिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम असेसमेंट में उसके बारे में कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी, जो हमें आगे चल के कुछ डिसीजंस लेने में काम आएगी. अब वो डिसीजंस तो अलग तरह की हो सकती है. एक डिसीजन तो होती है कि हाँ भाई इसको ऑटिज्म है कि नहीं है, इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है कि नहीं है, इसकी विजन कितनी है, उसकी भी असेसमेंट हो, राइट. एक तो उसकी जो डायग्नोसिस है उसके बारे में असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स होती हैं. अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स जनरली क्या है कि स्पेशली जहाँ पे हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जनरली हमारे कंट्री में डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स जो हैं वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, a registered clinical psychologist or a medical practitioner can do, a psychiatrist or a neurologist. और as teachers, as special educators, तो हम में से बहुत लोगों ने साइकोलॉजी किया होगा, वो कर सकते हैं, इसमें असेसमेंट्स दे सकते हैं. बट अदरवाइज एज एजुकेटर्स आपने जो असेसमेंट्स ज्यादा करनी है उसमें आती है स्क्रीनिंग और उसमें आती है फंक्शनल असेसमेंट. तो आई विल जस्ट tell you a very brief difference between these before we go on to today's topic. नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो देखिए, असेसमेंट मैंने कहा कि आपने बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. कहाँ से कलेक्ट करेंगे? यू विल कलेक्ट इट थ्रू अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, उसके बेसिस पे उससे काम करके, उसके साथ बात करके, कम्युनिकेट करके, उसकी ऑब्जर्वेशन करके उससे करेंगे. नंबर 2, उसके साथ जो एस्कॉर्ट आए हैं उनके साथ, अगर कोई उनके साथ आया है जो इन्फॉर्मर रहेगा, आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई और स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं जो उसको लेके आए हैं. तो जो इन्फॉर्मेशन आपको पेरेंट्स से मिलती है थ्रू अ डायरेक्ट इंटरव्यू, व्यक्ति से मिलती है थ्रू अ डायरेक्ट इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, प्लस कोई ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं आप उनको देखते हो और उससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है व्यक्ति के बारे में. ना हम क्यों कर रहे हैं असेसमेंट? क्योंकि हमने असेसमेंट के बाद एक चीज तो डायग्नोसिस के लिए हो सकती है कि हमने उसको निदान देना है, कि एक स्टैंप देनी ही है क्या है इसकी डिफिकल्टीज व्यक्ति. नंबर 2, हम उसकी प्लेसमेंट कहाँ करें, अब उसके साथ क्या करना चाहिए. नंबर 3, असेसमेंट हम करते हैं कि जब हम देखते हैं कि ऑन गोइंग असेसमेंट, कि हाँ मैंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब मेरा काम कितना फायदेमंद हो रहा है, हाउ, मतलब व्हाट इज द स्टेटस of the person, is the person improving. So that's evaluation and ongoing assessment, and assessments are done to review programs, make new programs for the person. So there are several reasons why we do the assessment and important क्यों है. So एक असेसमेंट होती है स्क्रीनिंग, क्योंकि मैं सबसे पहले स्क्रीनिंग से शुरू करूँ. देखिए, आपको सपोज पेट में दर्द हो रही, लेट्स से दैट यू आर हैविंग अ सीवियर स्टमक एक. तो अब स्टमक एक तो एक सिम्टम है ना, स्टमक एक इज अ सिम्टम ऑफ समथिंग. अब वो स्टमक एक जो आपको हो रही है वो एसिडिटी से हो सकती है, वो अल्सर से हो सकती है, वो किसी भी, आजकल तो डॉक्टर्स कहते हैं कि स्ट्रेस से भी हो जाती है. तो आपके पास एक एक सिंपल सी चीज है कि हाँ ये है, ये है, ये हो सकता है. आपको, आपने स्क्रीन कर लिया कि आपके स्टमक भी अपसेट है, साथ में कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है. तो ये सारे जो एक स्क्रीनिंग हम करते हैं सिम्टम्स लेके, हम कि बंदा भैया एट रिस्क ऑफ किस चीज के है देख लेते हैं, और फिर उसको सही लैब में भेजते हैं कि अब तुम डायग्नोसिस करवाओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि तुम्हारे स्टमक में क्या हो रहा है, अब तुमको जरूरत पड़ेगी
कोई स्कैन करने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, एक्सरे की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अल्ट्रासाउंड की, या तुम्हें किसी टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो वो फिर कंफर्म डायग्नोसिस होता है। तो स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम एट रिस्क जो बच्चे हैं किसी कंडीशन के, उनको पकड़ते हैं। अब अगर जैसे कि विजुअल में आप लोग कर रहे हैं, तो आपको पेरेंट्स अगर उनके स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर आपको बताए गए होंगे कि कोई बच्चा आंखें ज्यादा मिलता है, आंख से पानी निकलता है, और वो बहुत किताब पास में लेके आता है, तो ये सारी स्क्रीनिंग के टूल्स में सिम्टम्स दिए रहते हैं ना, कि शायद बच्चे को लो विजन हो, शायद आंखों में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आप कंफर्म्ड उससे नहीं बोल सकते कि भैया उसकी विजन कितनी है, उसके लिए उसको कंफर्म्ड के लिए जाना पड़ेगा, टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, जो कि उसका आई टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग होता है कि हम एट रिस्क जल्दी से जल्दी किसी बच्चे को पकड़ पाए, और उसकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत उसका महत्व है, क्योंकि अगर हम जितनी जल्दी बच्चे को पकड़ेंगे स्क्रीनिंग कर से कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उतनी जल्दी उसको एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में डाल पाएंगे। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो अर्ली इंटरवेंशन होती है, प्रारंभिक 5 साल जो है, 3 साल बोलते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में डायग्नोसिस ही इतना लेट मिलता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ 5 साल तक। तो शुरू के जो 5 साल में हम बच्चे को जो इंटरवेंशन देते हैं, दैट्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि उस वक्त ब्रेन मेच्योर हो रहा होता है, जल्दी ग्रास्प करता है अपनी एनवायरनमेंट से, लर्निंग ज्यादा होती है ब्रेन की, एंड मैक्सिमम बाद की जो डिफिकल्टीज हैं हम उनको मिनिमाइज कर सकते, कम कर सकते हैं, अगर हम बच्चे को, जिसको हम बोलते हैं शीघ्र हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन में अगर हम बच्चे को डालें। तो आज मैं जो ऑटिज्म के असेसमेंट्स आपको बताऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक स्क्रीनिंग कैसे करेंगे हम बच्चे। स्क्रीनिंग यानी कि देखिए, आप स्क्रीनिंग कोई भी कर सकता है। स्क्रीनिंग का एक चेकलिस्ट होगी अगर, तो वो पेरेंट्स इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी फ्रेंडली होनी चाहिए, वो चेकलिस्ट इतनी सिंपल होनी चाहिए कि पेरेंट्स भी कर सके, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी कर सके, स्कूल के टीचर्स भी उसको फॉलो कर सके। कुछ समय पहले मैंने और मेरे कोलीग ने, जब मैं दिल्ली में रहती थी, तो हमने दिल्ली एनसीआर के डीएवी स्कूल्स के साथ एक प्रोजेक्ट किया था। तो वी हैड कवर्ड अबाउट आई थिंक ऑलमोस्ट 80-90 डीएवी स्कूल्स, और हमने वहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ ऑटिज्म, एडीएचडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये 3-4 कंडीशंस की हमने और एलडी, इनकी हमने क्लासरूम टीचर्स को सिखाई थी करना, कि कैसे करना है। और अगर उनको लगता है कि कोई बच्चे एट रिस्क है, तो फिर कंफर्म डायग्नोसिस के लिए उनको साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाए। तो आज हम जो ऑटिज्म के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट्स करना, तो उससे पहले आई अगेन वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, डू आपकी कोई क्लास क्या हो चुकी है, और अंडर और लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटिज्म ये है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excellent. That's very good then. So we will go on to the screening of uh, autism. Now, screening यानी कि confirmed diagnosis नहीं है, at risk बच्चा हम पकड़ रहे हैं, at risk हम व्यक्ति पकड़ रहे हैं, और फिर उसको हम इंटरवेंशन में डाल देंगे, और साथ में बोलेंगे कि सही वक्त पे वो जाके अपना डायग्नोसिस करवाएगा, राइट? तब आप बोलोगे कि कंफर्म डायग्नोसिस है। स्क्रीनिंग से कंफर्म डायग्नोसिस नहीं होता, राइट? तो बट स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। क्यों? जैसे कि एडीएचडी कंडीशन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस पे कहते हैं कि कंफर्म डायग्नोसिस 6-7 साल में देना चाहिए। तो उसके पहले क्या करो, अगर सिम्टम्स हैं तो स्क्रीनिंग करनी ही पड़ेगी ना बच्चे की। अगर देख रहे हैं हम बिहेवियरल कुछ चैलेंजेस उसके, तो हम स्क्रीनिंग करके उसको सही तरीके से बिहेवियर मैनेजमेंट, उसका अटेंशन डेवलप करना, वो तो करना पड़ेगा। फिर वो 7 साल का होगा तो हम उसको कंफर्म डायग्नोसिस दे देंगे। उसके पहले काम तो करना होगा ना, हम उसकी स्थिति बिगाड़ तो नहीं सकते ना बिना काम किए, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the assessment of autism, and before anything else, I would just touch upon features of autism once with you, so that a revision ho jayegi, and then we will go to screening, right? That's the first presentation today. तो क्या है कि autism क्या है? Autism is a lifelong developmental disorder which appears in the first 3 years of life. ये अपने जीवन काल के पहले 3 सालों में दिखने लगता है। बहुत से पेरेंट्स हैं
I am a parent of a child, grown-up adult with autism. She's 25 plus now, my daughter. So you know क्या है कि पता नहीं चलता बचपन में, क्योंकि उनका बहुत से बच्चों का फिजिकल ग्रोथ एंड एवरीथिंग काफी न्यूरोटिपिकल होता है कि चलना, उठना, बैठना, ओवर एक्टिव भी होते हैं. तो इट्स जब वो लैंग्वेज सोशलाइजेशन का समय आते तब पेरेंट्स को पकड़े में आता है कि कुछ डिफिकल्टी है. मोर ओवर ऑटिज्म में अक्सर ये पाया गया है कि शुरू के 2, आई वुड से नॉट इवन 2, शुरू के 1.5 साल अगर बहुत ज्यादा ध्यान ना दो तो बच्चा आम बच्चों की तरह खेलता भी है, दूसरों के साथ भी खेलता है, और उसके जो सिम्टम्स हैं वो अपेयर होने लगते हैं, प्रोमिनेंट सिम्टम्स. कुछ बच्चे सिवियर होते हैं, शुरू से दिख जाता है, बट कुछ बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम वर्ड्स भी बोलते थे, छोड़ दिया बोलना 2 साल. कुछ तो हुआ होगा, मैंने कुछ गलत किया होगा, कुछ इसके माहौल में कुछ गलत हुआ होगा. तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि ऑटिज्म इतना कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है कि हो सकता है कि इनिशियल पीरियड ऑफ सो कॉल्ड नॉर्मल डेवलपमेंट दिख रहा हो और फिर फीचर्स, लेकिन 3-2.5 साल तक एक्चुअली फीचर्स दिखने लग जाते हैं. तो अब हम करेंगे आपके साथ कि ये स्क्रीनिंग ऑफ ऑटिज्म. सबसे पहले तो हम स्क्रीनिंग ऑफ ऑटिज्म करने के लिए मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर आर इज रिवाइज्ड वर्जन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इट इज एमचैट. ये रिवाइज्ड वर्जन है चैट का, चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स. आप ये करेंगे. अब करने को हर साल कोई नई चीज आ जाती है, इसके बाद एक एमचैट रिवाइज्ड भी आ गया. MCHAT is what is followed by most clinicians in India, और यही हम आपके साथ करेंगे. और आप देखेंगे कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टूल है. आप भी इसको कर सकते हैं. एक्चुअली तो ये मदर्स करती हैं या फादर्स करते हैं, जो बच्चे के साथ जाते हैं क्लिनिक में, उनको दिया जाता है, और क्लिनिशियन ने कुछ नहीं करना. हर एक चेकलिस्ट है, पेरेंट्स जो बोलेंगे उसके आधार पे हम रिस्क पे बच्चा है कि नहीं ये देखेंगे. लेट्स गो ऑन टू इट. व्हाट इज एमचैट जो है, ये टॉडलर्स को, यानी कि आइडियली इनकी एज 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, 1 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, एंड विद इन 18 to 24 मंथ्स होनी चाहिए, जिसमें हम इनका 18 मंथ्स से 20 मंथ्स आई वुड से, क्योंकि 24 मंथ्स में तो हम कंफर्म डायग्नोसिस दे देते हैं. तो एमचैट क्या है, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स, रिवाइज्ड वर्जन ऑफ चैट. एम मींस मॉडिफाइड. जैसे मैंने बोला कि ये छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है चेकलिस्ट, और ये हम 1 ईयर से अबव 18 to 20 मंथ्स तक कर सकते हैं, क्योंकि 24 मंथ्स में तो हम एक निश्चित निदान, जिसको कंफर्म डायग्नोसिस कहते हैं, वो कर देते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, लाइक आई जस्ट सेड, कि इन मेनी स्कूल्स आल्सो देयर मे बी चिल्ड्रन, अनडायग्नोज्ड चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, क्योंकि ये बहुत ही इनविजिबल डिसऑर्डर है. ये ऐसा डिसऑर्डर है कि देखने से नहीं दिखता. छोटे बच्चे और बच्चों की तरह ही लगते हैं, और उनके बिहेवियरल चैलेंजेस, द वे दे स्पीक, द वे दे इंटरैक्ट, वो अलग होता है. तो कई बार ये छुपा ही रह जाता है, स्पेशली जहाँ बच्चा पढ़ाई में थोड़ा ठीक होगा, वहाँ तो डेफिनेटली छुपा रह जाएगा ये. तो कई बार ये हमने स्कूल टीचर्स को भी दिया है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके, सिंप्लीफाई करके, कि आप देखिए अगर ऐसे कोई बच्चे स्कूल में हैं तो रिपोर्ट करिए, ताकि वो डायग्नोसिस के लिए जा पाए. जैसे मैंने बताया कि हमने डीएवी स्कूल्स के साथ ये प्रोजेक्ट किया था और काफी सक्सेसफुल रहा था. कई बार क्या होता है कि कुछ स्कूल्स में, इवन डीएवी स्कूल्स में, हमने देखा कि दे वर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, क्योंकि डीएवी स्कूल्स बहुत अच्छी से वर्क करते हैं कम्युनिटी में, हर तरह की फैमिलीज के बच्चे आते हैं वहाँ. तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स क्या होते हैं कि कई फैमिलीज होती हैं कि जिनमें पहली बार कोई स्कूल गया है. सरकारी स्कूलों में भी कई बार होता है कि फैमिली में से कोई स्कूल नहीं गया है, बच्चा पहली बार स्कूल जा रहे हैं, दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स. तो वहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, कि जो ये पढ़ रहा है वो सही है, जिस तरीके से पढ़ रहा है. कई बार पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में कि उनको, अगर बच्चे में ऑटिज्म है तो कुछ स्किल्स हो सकते हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे करता है और शेप्स बहुत अच्छी जान लेता है, तो उनको समझ में ही नहीं आता, उनको लगता है कि शैतान बच्चा है. तो स्कूल में ऐसे अनडायग्नोज बच्चे भी बहुत आते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं स्क्रीनिंग एक्चुअली. बट जब हम एक क्लिनिक में जाते हैं तो एमचैट में जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट है,
the person is not allowed to tell the parent कि हाँ तुम्हें इस बच्चे को ऑटिज्म है। इसका रिजल्ट मिलने के बाद वो बोल सकते हैं एट रिस्क ऑफ ऑटिज्म है, आप काम करिए, हम 24 मंथ्स में कंफर्म डायग्नोसिस देंगे, क्योंकि ऑटिज्म का कंफर्म डायग्नोसिस 24 मंथ्स में ही होता है, राइट। और तो ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, ये खाली असेसमेंट के लिए है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है बच्चों को पकड़ने के लिए कि शायद हो। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये कंफर्म नहीं है। देखिए क्या है कि कई बार कोई और कारण हो सकता है, सोशल डेप्रिवेशन हो सकती है, बच्चा कोई बीमारी है उसकी वजह से थोड़ा ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा जब उसको अच्छी एनवायरनमेंट मिलती है तो बाहर निकल आता है इन चीज़ों से। तो साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज हैं, 24 महीने में अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, कुछ हो, फिर भी हमें ये सिम्टम्स नजर आए, तो तब हम उसको डायग्नोसिस के लिए भेजेंगे। मैं आज आपके साथ डायग्नोस्टिक टूल भी करूंगी, राइट। नाउ कोई भी असेसमेंट टूल जो होता है, आपको उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी असेसमेंट टूल की जाननी है। असेसमेंट टूल में कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है देयर आर 23 आइटम्स। आइटम्स का मतलब होता है कि हमने 1 2 3 करके जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं, जो आपने देखने हैं बच्चे में, उनको हम क्या बोलते हैं, आइटम्स, राइट। तो दे आर एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स, उनको हम आइटम्स कह रहे हैं। नाउ अगर किसी बच्चे को यस या नो की स्कोरिंग देनी है हमने, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई आपसे पूछे कि कोई बच्चा आंख से आंख मिला के बात करता है, देखता है कि नहीं, तो उसका आपने स्कोर देना यस और नो। तो नो का मतलब है ऑटिज्म, कि नहीं वो आंख मिला के नहीं देखता तो चांसेस ऑफ ऑटिज्म है। नो मींस ऑटिज्म, यस मींस नो, नॉन ऑटिस्टिक। क्लियर। तो आज जैसे मैं पढ़ूंगी आगे आपको समझ में आएगा, बट इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, जो बहुत क्रिटिकल है, उनको बोल्ड में लिखा है। मैं आपको ये ना बोल के नहीं बताती, ऐसे बताती। ये देखिए, ये हमने तो शुरू कर दी चेकलिस्ट। अब इस पेज पे आके आप सेकेंड आइटम को देख रहे हो, डज योर चाइल्ड टेक एन इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन, यस और नो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिस बच्चे को दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, हाई रिस्क ऑफ ऑटिज्म होता है। तो इनको हम बोलते हैं ये बहुत ना वो है, बहुत लाल झंडी जिसको रेड फ्लैग आइटम्स है, डेंजर मार्क्स हैं, राइट। क्लिनिशियन को, पेरेंट्स को थोड़ा समझाना होगा ये। इसके बाद में आप देखेंगे बहुत जगह, ये यहाँ पे 7 में भी हमने डार्क लगाया है, और आप देखेंगे कि कहीं कहीं रेड में भी लिखे हुए हैं, कई कई आइटम्स मैंने रेड में लिखे हुए हैं। अब ये है रिवर्स आइटम्स। अब बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, मैंने अभी तक आपको बोला है नो का मतलब है कि ऑटिज्म है, और यस का मतलब है कि ऑटिज्म, ये क्या था, हाँ, यस का मतलब कि नॉन ऑटिस्टिक। बट यहाँ पे ये रिवर्स हो जाता है, डज योर चाइल्ड एवर सीम ओवर सेंसिटिव टू नॉइजेस, कि आपका बच्चा जो है क्या, वो कभी कभी आवाजों से बहुत घबराता है, कि कोई प्रेशर कुकर की आवाज आई या कोई आवाज आई तो अपने कान बंद कर लेता है या घबरा जाता है। तो अगर यहाँ पे उल्टा हो गया, अगर यहाँ पे यस आंसर आएगा तो ऑटिज्म के लक्षण हैं, तो इसको रिवर्स बोलते हैं। यहाँ पे स्कोरिंग रिवर्स हो गई। तो जो रेड में लिखे हुए हैं उनकी स्कोरिंग रिवर्स होती है, यस का मतलब ऑटिज्म होता है। अदरवाइज इस पूरी चेकलिस्ट में it is the other way around. Score no means autism, yes means non-autistic. 11, 18, 20, 22 are noted by word reverse. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे yes means autism and no means non-autistic. Clear? और जो बोल्ड में लिखे गए हैं वो बहुत सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म। बस ये 2 चीजें याद रखनी है आपने इस चीज। अब एंड में जब आप बच्चे का स्कोरिंग करते हैं यस नो का और सब कुछ, तो ये मैं बाद में स्कोरिंग बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग ये कर लेते हैं, राइट। तो अब इसमें आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सी चीजें भी हैं, कि क्या आप अपने बच्चे को जब उछालते हैं या अपने घुटने पे उसको थोड़ा सा मतलब खेलते हैं, उसके साथ बाउंसिंग करते हैं, उसको अच्छा लगता है कि नहीं, यस नो। अभी बड़ा न्यूट्रल सा क्वेश्चन,
उसका ऑटिज्म से क्या लेना देना, यू नो। एक्चुअली इसका ऑटिज्म से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी होता है कई बार कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो एंजॉय करेंगे, कुछ होते हैं वो नहीं एंजॉय करेंगे, और कुछ रेगुलर बच्चे भी होते हैं जो करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो एम चार्ट बनाया गया है, अगर आप इसको देखें तो ये पेरेंट की साइकोलॉजी के हिसाब भी बनाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जिनसे क्या होता है कि एक पेरेंट बड़ा प्यार से फॉर्म भरता है, क्या बातें ठीक ही तो बातें पूछ रहे हैं, तो वो कहीं पे ना अलर्ट नहीं हो जाता। नहीं नहीं, क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं इसको भरते हैं, वो खुद ये क्लिनिकल क्लिनिशियन उनको ये लिस्ट देता है, एक अपना असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट साथ में बिठाता है, अगर पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है सवाल, तो उस वक्त क्या है कि पेरेंट्स जब आते हैं कि इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, बहुत डिफिकल्टी होती है उस समय। पेरेंट्स एक बैगेज लेके मेंटल आते हैं डिनायल का, और वो भी ऐसा बच्चा जो एज अप्रोप्रिएट चला हो ऑलमोस्ट, और देखने में और बच्चों की तरह है, वहाँ बोलता नहीं है। अब लड़का है तो मेरे घर वाले बोलते हैं लेट बोलेगा, लड़के लेट बोलते हैं, लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, और ऑटिज्म में लड़के ही ज्यादा होते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन होता है, पेरेंट्स को बहुत डिनायल के साथ आते हैं। तो आई थिंक एम चैट बहुत अच्छा बनाया गया है कि इसमें ऐसे सवाल भी हैं जो एक न्यूरोटिपिकल या नॉन डिसेबल्ड या नॉन ऑटिस्टिक बच्चे के लिए भी लागू होते हैं। तो पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबली इसको भरते हैं, इस टूल को। तो नेक्स्ट है, डज योर चाइल्ड टेक इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन। अब ये बोल्ड में है, ये बोल्ड में है। फर्जी आप मतलब जब आप चेकलिस्ट दो पेरेंट्स को, बोल्ड में मत दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ कि अलर्टिंग आइटम्स कौन से हैं, राइट। तो अगर बच्चा औरों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो डेफिनेटली सिग्नल ऑफ ऑटिज्म है, क्योंकि इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे और बच्चों के साथ एकदम से अट्रैक्ट होके जाते हैं। और ऑटिस्टिक बच्चा पार्क में ले जाए, पेरेंट्स कहीं ले जाए, अब देखेंगे कि और बच्चों की तरफ नॉर्मल वे में अट्रैक्ट नहीं होता है। Does your child like climbing on things such as stairs and all? Common questions हैं. Does your child enjoy playing peekaboo? वो जो peekaboo होता है, घर वो चुन्नी रख लेते हैं और बच्चे को ऐसे दिखाते हैं और वो खुश होता है, टर्न टेकिंग करता है। और दूसरा है कि आपका बच्चा कभी फोन पे हेलो हेलो ऐसा प्रिटेंड प्ले करता है कि नहीं करता है। हालांकि इन सारे क्वेश्चंस में अब हमें कोई पूछे कि ऑटिज्म का क्या है, तो आई विल से डेफिनेटली पता चलता है, क्योंकि अगर एक बच्चा पिकअबू नहीं खेल रहा, पिकअबू मतलब वो जिस तरह चुन्नी मम्मी रख लेती है और चाँद ऐसे बोलती है ना बच्चे को, तो अगर वो बच्चा टर्न टेकिंग में इंजॉय नहीं करा तो सोशल उसको प्रॉब्लम है कि वो टर्न टेकिंग नहीं कर सकता सोशल। अगर वो बच्चा कभी प्रिटेंड प्ले नहीं कर सकता, यानी कि जिसको हम बोलते हैं खेल में प्रिटेंड करना, स्वांग लगाना कि फोन कर रहा हूँ, सारे बच्चे करते हैं। 1 साल के बाद से वो कोई भी चीज ले लेंगे, वो तो शायद ये रिमोट भी ले लेंगे और इसको फोन बना लेंगे, पेंसिल बॉक्स ले लेंगे, उसको फोन करेंगे ऐसे करके। तो ऐसे तरह का खेल ऑटिज्म में देखने को बहुत कम मिलता है, राइट। लेकिन ये सवाल इतने ऐसे हैं कि कैजुअल सवाल है पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स जवाब दे देते हैं। पेरेंट्स जवाब देते समय शायद जो उनके साथ असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट बैठी होगी उसको बोलेंगे नहीं खेलता तो नहीं है, लेकिन अगर उसको चीजें दो तो एक लाइन में लगा देता है। तो फिर वो उनको प्रॉम करते कोई बात नहीं आप लिख दो, नहीं खेलता। बहुत बच्चे नहीं खेलते। बहुत बार हमने पेरेंट्स के साथ इतना साइकोलॉजिकली डील किया है ये फॉर्म भरते समय कि मतलब उनको लगे कि हाँ बहुत बच्चे नहीं खेलते हैं तो मेरा भी नहीं खेलता, मैं भी लिख देती हूँ, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या आपका बच्चा कोई चीज चाहिए तो ऐसे इशारे से मांगता है, इस इशारे से फिंगर पॉइंटेड इंडेक्स फिंगर से पॉइंट करके मांगता है कि नहीं। मोस्टली children with autism will not do it. They would take an adult's hand and guide it towards what they want. Pointing does not happen so much. Next is कि क्या वो कोई, ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखेंगे कि चाहे आईडी वाला बच्चा हो, कोई और डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो, अगर उसने कोई समथिंग फनी कोई इंटरेस्टिंग चीज देख ली, कुछ चमकती हुई चीज देख ली, या कोई उसने इंटरेस्टिंग सामान देख लिया, कुछ देख लिया, तो उसकी तरफ इशारा करके अपनी मम्मी को दिखाएगा। ये 13 मंथ्स 9 मंथ से लेके 13-14 मंथ्स के बच्चे ये बहुत आराम से करते हैं, बहुत आराम से करते हैं चीज कि ऐसे दिखाना दूसरे को, जो उनको जिसकी कोई अगर कोई झुमरू लगा दिया, कोई रैटल लगा दिया जो उनके रूम में लटका हुआ है, कोई लाइट का टॉय लगा दिया, तो जब वो टॉय चलता है तो बच्चा अकेले नहीं खुश होता,
वो दूसरों को भी देख के ऐसे दिखाता है कि देखो कितना मजा आ रहा है. That's sharing, a social thing. So this is a very important question. Most kids with autism will not point with index finger. They will not point with index finger to show something interesting to another person. Can a child play with small toys, blocks, no mouthing, fiddling? ये normal questions हैं. Does your child ever bring objects over to you to show you something? देखिए बच्चे अगर एक आई वुड से 1 साल का बच्चा है, आई डोंट नो आप में से कितनों ने इतने छोटे बच्चों के साथ एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन किया या इंटरेक्ट किया है. अगर उसको घर में कोई रिलेटिव आता है और उसको एक बहुत सुंदर सा बॉल गिफ्ट करता है, वो बच्चा खुश होगा, उस बंदे को देखेगा, जैसे हमने पॉइंट 7 में बोला था, और बॉल की तुमने मुझे बॉल दिया है, और वो जाके बॉल पापा को दिखाने की कोशिश करेगा, मम्मा को दिखाने की कोशिश करेगा, और लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा. तो ये वो लेके जाएगा वो चीज जो उसको इंटरेस्टिंग लग रही है या उसको अजीब सी लग रही है. अगर उसकी सपोज टॉय नहीं चल रहा, सिंपल उसकी टॉय में बैटरी नहीं है, टॉय नहीं चल रहा, तो वो डेफिनेटली जाके पेरेंट्स को दिखाएगा. वो बोलता नहीं है लेकिन दिखाएगा. ऑटिज्म रहने से वो रोएगा, पटकेगा, कुछ करेगा, लेकिन शायद किसी को दिखा नहीं पाएगा जाके. राइट, बिकॉज दिस इज सोशल कम्युनिकेशन and we're talking about till 20 months of age. Does the child look in the eye for more than a second? Now reverse question, does the child ever seem oversensitive to noises? मैंने अभी किया, अगर yes तो autism का symptom है. क्या आपका बच्चा आपकी स्माइल को रिस्पॉन्स देता है? क्या आपका बच्चा आपकी नकल मारता है? अगर आपको ऐसे ऐसे फेस बनाता है, ऐसे करते हैं, तो क्या बच्चा आपकी नकल मारता है कि नहीं मारता है? नहीं मारता है तो वेरी डेंजर साइन. इमिटेशन, सोशल इमिटेशन उसमें नहीं है, तो नो का मतलब ऑटिज्म हो सकता है. तो इस तरीके के पूरे क्वेश्चंस हैं. पूरे क्वेश्चंस हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. डज द चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू हिज नेम? नाम बुलाने पे देखता है कि नहीं? क्या वो कमरे में अगर बैठा हो दूर की कोई चीज आपको दिखा पाता है कि नहीं? चलता है कि नहीं? और क्या वो चीजों को ऐसे 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 देखता रहता है बहुत देर तक, और अपनी फिंगर्स के साथ अनयूजुअल मूवमेंट्स करता है अपने आईज के सामने, फेस के सामने? अगर यस तो ऑटिज्म हो सकता है. और क्या वो बच्चा कभी कुछ खेल रहा हो, कुछ अच्छा कर रहा हो, तो आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ? यस और नो. और क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका बच्चा सुन नहीं सकता, आप आवाजें लगाए जा रहे हो, वो आपकी तरफ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, लेकिन म्यूजिक सुनता है, इंजॉय करता है? लेकिन कभी कभी कैसा लगता है कि वो बिल्कुल डेफ लग रहा है. अगर यस तो चांसेस ऑफ ऑटिज्म आता है, बिकॉज ये लाल वाले रिवर्स क्वेश्चंस हैं. Does your child understand what people say? Does your child sometimes stare at nothing or wonder with no purpose? ऐसे बिल्कुल एक जगह बैठे हुए, they can stare in the space for a long time. क्या देख रहे हैं? उनकी आईज में फार अवे लुक है, या क्या वो गोल गोल चक्कर या इधर से उधर बिना मतलब के चले जा रहे हैं. और ये छोटे बच्चों की बात है, 20 महीने से तक के बच्चों की बात है. एमलेसली आप कोई बच्चा आप देखते हैं कि छोटे बच्चे कहाँ अपने आप में खुश रहते हैं. अपने आप में वो तभी खुश रहते हैं कि अगर कोई प्ले व्ले हो, उनके पास टॉय वॉय हो. अदरवाइज दे आर सीकिंग, फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ आर हाई लेवल सोशल कम्युनिकेशन. लोगों के साथ जाना, लोगों को दिखाना, शो ऑफ करना, ये सब इनमें हमें नहीं दिखता. तो ये सारे जो है सिम्टम्स हमें इनको देखना होता है. और इन सिम्टम्स के आधार पे हम लोग देखते हैं कि, मैं वापस जाऊंगी उस स्लाइड पे जिसमें हमने स्कोरिंग किया था. अगर आपको लग रहा है कि यस ऑटिज्म के अगर 2 भी स्कोर है, 2 भी आइटम्स है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है. लेकिन थोड़ा सा आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि अलर्ट रहो, इन चीजों पे काम करो. अगर बच्चे के 2 से ज्यादा 6 तक भी सिम्टम्स हैं, तो बहुत जरूरी है कि वो अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए. उसके साथ टीचर काम करना, या स्पेशल एजुकेटर, ओटी, वो काम करना, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करना शुरू कर.
या घर में पेरेंट्स को सिखाया जाए कि कैसे टू वे कम्युनिकेशन पे काम करना है, इन चीजों पे कैसे काम करना है हमने ये, तो दैट मीन्स रिस्क बढ़ रही है। 2 तक हम बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि शायद कोई और रीजन हो, तो हम 24 महीने पे करेंगे असेसमेंट और देखेंगे कि बढ़ तो नहीं गए सिम्टम्स। लेकिन अगर 3 से 6 है तो हाई लगता है कि होगा, और बच्चे को तुरंत वर्क में डाल देना है, इंटरवेंशन में डाल देना है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करना है। और अगर 7 से 23 सारे ही सिम्टम्स लग रहे हैं तो डेफिनेटली कि बच्चे में कोई रिस्क, तो कोई डेवलपमेंटल डिले का है या ऑटिज्म का है, हमें इसको जो सिम्टम्स के आधार पे इंटरवेंशन पे डालना है। और हमने एट 24 months एक कंफर्म डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया कि मेरे पेट में तो दर्द हो रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे अल्सर है, मुझे एसिडिटी है या मुझे टाइफाइड हो रहा है। तो जब मैंने कंफर्म डायग्नोसिस करवाया तो मुझे लगा, पता चला कि मुझे क्या होता है, मुझे अल्सर है। वही बात है कि कंफर्म डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस 24 मंथ्स में जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रिस्क में जो 2-3 कंडीशंस हमें लग रही हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल डिले है क्या, ऑटिज्म है क्या, आईडी है क्या, मल्टीपल है क्या, वो हम फिर उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवाएंगे। तो ये स्क्रीनिंग टूल जैसे मैंने आपके साथ किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीनिंग टूल है, दिस इज रियली नॉट एनी रॉकेट साइंस और एनी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। दिस इज गिवन टू अ पेरेंट जब वो क्लिनिक में आते हैं। अगर सवाल उन्हें समझ में ना आ रहे हो तो साथ में असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट या कोई बैठता है जो ट्रेंड होता है इसको फॉलो करवाने में, और इसका जो रिजल्ट होता है उसके आधार पे हम लोग बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन पे डालते हैं और फिर 24 मंथ्स के अराउंड हम उसका एक कंफर्म डायग्नोसिस भी करते हैं कि ऑटिज्म है कि नहीं है। इवन अगर 2 सिम्टम्स बच्चे के आ रहे थे तो हम डेफिनेटली वी विल एडवाइज द फैमिली टू कम बैक after when the child is 24 months for a confirmed diagnosis, because there could be a chance late onset, जैसे मैंने बोला था ऑटिज्म है और अभी बच्चा 15-16 महीने का है, लेकिन by 20 months और 24 months के अंदर अंदर थोड़े से और एम चार्ट के सिम्टम्स डेवलप होते हैं और फिर कंफर्म डायग्नोसिस का समय भी हो जाता है, राइट? सो दिस इज द मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग टूल which is used for autism even in India. ये डेवलप हुआ है बाहर की कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में भी हर क्लिनिक में एम चार्ट यूज होता है। इनफैक्ट अगर मेरे पास कोई पेरेंट आता है और मैं देखती हूँ कि इवन 2 साल के बच्चे का डायग्नोसिस नहीं हुआ है एंड पेरेंट्स डू नॉट वांट टू बिलीव, आई हैव डन इट अ कपल ऑफ टाइम्स विद चिल्ड्रन विद 30 months आल्सो, कि पेरेंट्स किसी स्मॉल टाउन के हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, मैम चलता तो है, मैम ये तो करता है, सीढ़ी चढ़ जाता है, पापा ऑफिस से आते हैं तो उनकी जेब में हाथ डालता है कि कुछ लाए होंगे, बड़ा अनइवन सा है ना ऑटिज्म। तो उस वक्त पेरेंट्स को आप जो सवाल पूछो उनको आपके सवाल भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आते हैं क्योंकि इतने स्पेसिफिक सवाल हैं। तो मैंने बहुत बार पेरेंट्स को बोला है कि आप एम चार्ट डाउनलोड करो और खुद भर के देखो आपको अगर कुछ लगता है आपके बच्चे। And there have been many parents जिन्होंने एम चार्ट डाउनलोड किया and I've got calls from them and messages from them, ma'am it appears to be autism, thank you so much, now what do you do? तो this is a very useful screening tool. बहुत से टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में क्या किया जाता है कि बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में हम लोग स्टूडेंट्स को कई बार बोलते हैं अपनी चेकलिस्ट एक बनाओ, आपको ऑटिज्म क्या है समझ में आ गया है, ये आपने कर लिया है। अब जैसे आप ऐसे तो चेकलिस्ट 1000 है, आपको डाउनलोड कर सकते हो। सर्व शिक्षा अभियान ने 1 2 3 4 5 6 करके कुछ यस नो बनाए हैं, तो उनकी भी चेकलिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीनिंग टूल की। हम कर रहे हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड है आपके साथ, तो और जो कोर्स में आपके लिखे हुए हैं, तो ये जो चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ऑटिज्म है ये आप अपनी भी एक डेवलप कर सकते हो अगर आपको ऑटिज्म का अच्छा नॉलेज है। आपकी जो अपनी चेकलिस्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे इसमें डाली गई हैं, डार्क में लिखी गई, यानी कि जो मेरे इस प्रेजेंटेशन में आपने देखा है जो बोलते रेड फ्लैग आइटम्स वो बोल्ड में लिखे हुए हैं। तो यू कैन लाइक develop your own checklist, but this is a standard checklist which is used in most places in India.
राइट। तो यस, दिस इज द स्क्रीनिंग टूल जो हमने आज करना था आपके साथ। एंड अगर आपको कोई इससे कनेक्टेड सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क। आपको समझ में आया है क्या ये? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो अगेन आई विल रिवाइज इट अ लिटिल बिट विद यू बिकॉज आप लोग पहली बार ये सब कर रहे हैं। आइटम एक, क्योंकि मैं आपके साथ जितनी असेसमेंट्स करूंगी फंक्शनल, ये सारे वर्ड्स ना बार बार आएंगे। स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, आइटम कितने हैं, कहाँ ये डेवलप हुआ, ये सारी चीजें, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल में कोर्स कर रहे हैं। बट ये सारी चीज टर्मिनोलॉजीज आपको हमेशा स्पेशल एड में, बिकॉज वंस यू डू योर कोर्स यू विल नॉट बी फिक्सेटेड टू वन डिसेबिलिटी. You may have an exposure to many disabilities if you go into, especially if you go into mainstream schools. So it's very important कि ये terminologies आपको मालूम हो. तो हमने क्या किया? MChat is a screening tool. It is not a diagnostic device क्योंकि diagnosis confirmed autism का मिलता है at the age of 24 months, 24 to 30 months, right? उसके पहले हम at risk बच्चे catch कर सकते हैं through a screening tool like MChat, modified checklist for autism in toddlers. ये MChat है, और MChat हमने जैसे बोला कि हम 12 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक के बच्चों के साथ कर सकते हैं अगर स्कोर 2 का मिलता है. स्कोर 2 मीन्स स्कोर में yes 2 थिंग्स में ऑटिज्म लग रहा है, तो बहुत अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू कॉल द फैमिली बैक आफ्टर 24 मंथ्स. अगर 3 to हमने 6 देखा है और या 3 to 6 to 7 है तो हम यस अलर्टिंग फॉर ऑटिज्म है और इमीडिएटली बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में डालो, क्योंकि अगर कोई और कारण है तो बच्चा उससे बाहर निकल के आ सके. और उसके बाद में अगर उससे भी ज्यादा है 7 to 23 पॉइंट्स में उसको लग रहा है, आइटम्स में लग रहा है कि यस ऑटिज्म है, तो उसमें देन इट इज वेरी सीरियस अ मैटर. यू मे हैव टू डू अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि अगर बहुत हाई लेवल के उसको आइटम्स मिल रहे हैं तो कोई और डिसेबिलिटी भी तो साथ में हो सकती है कि सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा, बॉल वॉल के साथ नहीं खेल पा रहा और टॉयज को नहीं पकड़ पा रहा, ब्लॉक्स को, तो माइल्ड सीपी भी हो सकती है. और इट कुड बी अ मल्टीपल आल्सो कि सीपी के साथ ऑटिज्म है या आईडी के साथ ऑटिज्म है, तो 24 मंथ्स में हमें उसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा, राइट? So whenever you're doing an assessment tool, now remember things are: what is the assessment tool, how was it developed, for what age group it is developed, right? And the third thing is like how many items are there, fourth, how do you score it and how do you interpret the score for any diagnostic or screening tool. ये considerations होती है. क्या है टूल, कहाँ डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, ये रीडिंग मटेरियल हम आपको भेज देंगे. इसमें कितने आइटम्स हैं, कितने डोमेन्स हैं, और उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, और स्कोरिंग को कैसे हमने इंटरप्रेट करना है. जो नतीजा निकला फाइनली इतना स्कोर आया तो उसका मतलब क्या है, राइट? सो ये दिस इज अ स्क्रीनिंग टूल फॉर ऑटिज्म व्हिच इज लाइक आई सेड MChat. ना इसके बाद में जो हमने डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म करना है, डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म जो हमने करना है उसमें थोड़ा सा ये बता देती हूँ मैं आपको कि ऑटिज्म कभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में कभी भी पहले शामिल नहीं था एज अ डिसेबिलिटी. बट जब ये रिन्यूड या रिपील्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए हैं उसको, 8 साल हो गए हैं, तो तब ऑटिज्म वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिसेबिलिटी in the Persons with Disability Act, in the Repealed Persons with Disability Act. तो उस समय क्या हुआ कि पहले तो ऑटिज्म के हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया थे, DSM-4 था, फिर वो DSM-5 आया, वो यूज किए जा रहे थे. लेकिन उसके बाद हमारे पास हमारे कंट्री में एक चैलेंज था कि अगर हम इसको इंडिया में एज ए डिसेबिलिटी ले रहे हैं तो वेयर इज द इंडियन टूल, राइट? एंड यू नीड एन इंडियन टूल ऑल्सो, because India may it is a disability, you can't be using tools from abroad. तो वहां से ईजा डेवलप होना शुरू हुआ था, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूज होता है आजकल.
तो हम जो ऑटिज्म के डायग्नोसिस के टूल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आपको जैसे मैंने पहले बोला कि डायग्नोसिस इज नॉट आवर एरिया, इट्स नॉट द एरिया ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर, राइट, बट वी नीड टू नो, हम इस फील्ड में हैं, हम देखिए, हम कोई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के कोई मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, लेकिन हमें सब जान पता तो होना चाहिए ना एक अच्छे सिटीजन होने के लिए, राइट। तो वैसे ही जैसे एक डॉक्टर है वो अपनी स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में करता है, लेकिन उसको जानकारी तो पूरी होनी है, तो ऐसे ही इवन अगर आपने डायग्नोसिस नहीं करना तो आप पेरेंट्स को गाइड करेंगे, आप एक डायग्नोसिस की रिपोर्ट आएगी, आप देखेंगे कि भैया डायग्नोसिस दे दिया डॉक्टर ने, क्या यूज किया डायग्नोसिस देने में। मैं जैसे मान लो आपके बच्चे को ऑटिज्म है, DSM-4 यूज किया, 5 किया, ईजा किया, क्या किया। तो हम लोग को even as educators you need to know the theoretical part of all these tools, right? तो ये tools जो हम कर रहे हैं इसमें बहुत डिटेलिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ब्रीफली ये वाले टूल्स। MChat was something that a teacher can do। इवन एक 4 साल का बच्चा आपके पास आता है कि जिसको कभी भी ऑटिज्म का डायग्नोसिस के लिए फैमिली नहीं लेके गई, वो व्हाटएवर रीजन, अवेयरनेस नहीं थी, कुछ नहीं थी, एंड दोज ऑफ यू जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर अगर कहीं काम करने जाओगे या छोटे शहरों में करोगे, ये प्रॉब्लम बहुत आई ऑटिज्म के साथ, अनडायग्नोज बच्चे बहुत है ऑटिज्म, राइट। तो वहाँ इवन एक 4 साल के बच्चे को बेसिक MChat को फॉलो करके आपको आइडिया लग ही जाएगा। The teachers can use screening tools. That's why I did screening tool in detail. Right. तो अभी हम करेंगे डायग्नोसिस के टूल्स। आज का हमारा क्लास इतना ही होगा कि आज हम डायग्नोस्टिक टूल्स करेंगे, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वता रखते हैं फंक्शनल असेसमेंट टूल्स, वो हम नेक्स्ट सेशन में we are going to do it. Okay. So let's go on to diagnostic tool. Right. तो जब मैं ऑटिज्म की जब हम डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो मैं बार बार ना, एक ही मेरी बहुत फेवरेट स्लाइड है, मैं सबको दिखाती हूँ। तो आप देखते हैं कि ये जो आइसबर्ग होता है, जो हम देखते हैं कि हमारे बहुत जो ठंडे ओशंस हैं और उनमें आप देखते हैं कि ये आइस होती है पानी के अंदर, जिसको हम आइसबर्ग कहते हैं। तो एक ये कहावत है कि जो हमें नजर आता है वो ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि आइसबर्ग की कितने किलोमीटर्स नीचे इतनी आइस होती है, हमें लेकिन जो नजर आता है पानी के ऊपर वो खाली क्या होती है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। नाउ ऑटिज्म में हमें जो नजर आता है वो हमें डेफिनेटली, जिसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग ही नजर आता है। तो ये हमें जो नजर आता है बच्चों में या एडल्ट्स में, वो हमें क्या नजर आता है कि खाली बिहेवियर्स ऊपर ऊपर, उसके न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में क्या हो रहा है वो सब नीचे है, वो दिखता नहीं है। तो हमने डायग्नोसिस भी जो करना होता है बेसिकली जो हमें ऊपर दिखते हैं बिहेवियर्स। ऑटिज्म इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, लेकिन ऑटिज्म को समझने के लिए तो नीचे जाना पड़ता है, लेकिन ऑटिज्म को पहचानने के लिए बिहेवियर्स के थ्रू ही हम उसका डायग्नोसिस करेंगे। तो उसके लिए हम लॉना विंग जो थी, उन्होंने जो 3 डिफिकल्टीज ऑटिज्म की बताई हैं, हम उसके आधार पे डायग्नोसिस करते हैं। पहली है डिफिकल्टी, क्वालिटेटिव डिफिकल्टी इन सोशल इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, इन सोशल कम्युनिकेशन, एंड थर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड एंड स्टीरियोटाइपिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, यानी कि बच्चा बहुत ही रिजिड होता है, उसकी खेल में वैरायटी नहीं दिखती, उसके जो एक्टिविटीज होती हैं वो बार बार, बातें जो वो करता है कई बार वो बार बार रेपिटेटिव करता है, ये सब आप कर चुके हैं। तो अभी हम डायग्नोसिस की जब बात करते हैं तो DSM-4 तो आपको मालूम है एक ग्रंथ है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। DSM एक ग्रंथ सा है, इतनी मोटी किताब है, उसमें दुनिया भर के डिसऑर्डर्स के बारे में है और ऑटिज्म के बारे में, राइट। तो DSM-4 को जानना जरूरी इसलिए है, हालांकि अभी DSM-5 आ गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉर 40 years DSM-4 was only used, और DSM-4 के अंदर ऑटिज्म को डिवाइड किया हुआ था 3-4 चीजों। तो आज भी आपके पास लोग कहेंगे आके, लाइक अगर आपने माय नेम इज खान मूवी देखी है तो उसमें शाहरुख खान को ऑटिज्म दिखाया है, बट ही सेज, वो खुद बोलता है, आई एम अ पर्सन विद एस्पर्जर सिंड्रोम एंड आई हैव ऑटिज्म। तो DSM-5 जब आया तो DSM-5 ने ये सारे कैटेगरीज ऑटिज्म के निकाल दिए थे,
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि इसके पहले क्या था कि हमने, मैं इसके टाइप्स पहले आपको करवाऊंगी, देन आई विल गो ऑन टू दिस। इसके पहले क्या था कि DSM में ऑटिज्म को डिवाइड किया हुआ था डिफरेंट डिसऑर्डर्स में, जिसमें फर्स्ट था एस्पर्जर डिसऑर्डर। एस्पर्जर डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन मानी गई है कि जिसमें सोशल डिफिकल्टीज हैं, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज भी हैं, रिजिड बिहेवियर्स भी हैं जो ऑटिज्म में होते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जिनको एस्पर्जर डिसऑर्डर है वो बच्चे बाय 2 years or 2.5 years, 2 word phrases like come here, I want this, मुझे ये चाहिए, रेड बलून है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं कम्युनिकेशन के लिए। मम्मी कहाँ है करते हैं, लेकिन उनकी इंटरेक्शन बहुत अटपटे ढंग की होती है, बहुत अटपटे ढंग की होती है। क्योंकि जब आप डायग्नोसिस ही करते हो, जब आप डेफिनेशन ही देते हो ऑटिज्म का, तो उसमें लिखा गया है क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट्स in communication, qualitative impairments in socialization। तो इट्स नॉट कि कम्युनिकेशन है ही नहीं है, लेकिन तभी मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाह रही थी, बट नेवर माइंड, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर दिखा दूंगी आपको। तो आप देखते हैं कि वो बच्चे इतना बोलते हैं, लाइक ये जो वीडियो मैंने पहले एक बॉय का दिखाया था, इतना बोलता है, इतना बोलता है, तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, और अपने मर्जी के टॉपिक पे बोला चला जाता है, उसको लेना देना नहीं कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम एस्पर्जर डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं। और एस्पर्जर वाले बच्चे जो हैं वो बेसिक एकेडमिक्स में पता ही नहीं चलता, क्लास 3-4 तक काफी अच्छा करते हैं। जब पढ़ाई लिखाई ना एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, जब शब्दों के बियॉन्ड हो जाती है पढ़ाई लिखाई, तो आपको मीनिंग निकालना पड़ता है, तब जाके उनकी दिक्कतें शुरू होती हैं। एंड एस्पर्जर, आप में से अगर कोई लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो you can watch Good Doctor on Netflix. I don't know if you have seen it or not. Netflix के ऊपर अगर आप मोबाइल में है या किसी का माइक ऑन है मेरे ख्याल से, है ना, तो आप गुड डॉक्टर देखिए नेटफ्लिक्स पे, उसमें एस्पर्जर डॉक्टर दिखाया है विद एस्पर्जर, राइट। ऑटिज्म जो है इसमें 1, 3, 4, 5 कंडीशंस डाली हुई थी। तो इसमें एक था टिपिकल ऑटिज्म, एक था जैसे मैंने बोला एस्पर्जर डिसऑर्डर, एक था रेट्स डिसऑर्डर, एक था चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, और पांचवा था PDD NOS। नाउ द प्रॉब्लम इज कि प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे डिसऑर्डर्स ऑटिज्म के अंडर जब दे दिए थे तो बाहर की कंट्रीज में काफी दिक्कत होने लग गई थी। इतने की क्या जरूरत है भाई, सबको तो सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टी है। इन्होंने इस पूरे 6 में से डिसऑर्डर और CDD जो अम्ब्रेला के एक साइड पे लिखे हैं उनको तो हटा ही दिया, उनको मेंटल रिटार्डेशन में डाल दिया, क्योंकि इनका ऑटिज्म से वो कहते हैं वो लेना देना ज्यादा नहीं है। और DSM-5 में बाकी के जो 3 है उनका एक डिसऑर्डर बना दिया, व्हिच इज ऑटिज्म। तो ये DSM-4 और DSM-5 में फर्क है। तो ये कुछ डिसऑर्डर के बारे में है, इतना आपको करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। जो अब मैं आपको डिटेल्स में बताऊं, आई विल कंफर्म विद योर रिसोर्स पीपल, अगर जरूरत होगी तो करवा देंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि DSM-5 ऑटिज्म के निश्चित निदान के लिए DSM-4 यूज किया जाता था, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स एडिशन 4, जिसमें ऑटिज्म की अंडर 4 या 5 कैटेगरीज थी। और फिर आया DSM-5 जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी ऑटिज्म, बाकी उन्होंने मर्ज कर दिया। तो क्या है कि अब इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि हमने उन्होंने 2-3 चीजें देखी। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, मैं आपको जो आपके लिए यूज करना वो बताऊंगी। उन्होंने कहा कि तो पहले DSM-4 इस्तेमाल होता था जिसके अंडर 5 डिफरेंट डाली होती, टिपिकल ऑटिज्म,
एस्पर्जर मैंने बताया, जो बोलते थे ज्यादा लेकिन अटपटे थे। रेट्स डिसऑर्डर, ये गर्ल्स में पाया जाता है, और गर्ल्स जो रेट्स डिसऑर्डर वाली होती हैं वो ऐसे हैंड रिंगिंग करती रहती है कंपल्सिव ऐसे। और ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है कि उम्र के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कुछ समय के बाद हैंड यूज एकदम खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन डाउन हो जाती है। ये था रेट्स डिसऑर्डर। और इसकी फिजिकल जो हम डायग्नोसिस था कि गर्ल्स हैव दिस, जैसे कि कपड़ा निचोड़ रहे होते हैं ना, वो वाली मूवमेंट्स या हैंड कपिंग मूवमेंट्स कंपल्सिवली करते जाएंगे, राइट। और फिर अनदर वाज सीडीडी। सीडीडी था कि मतलब बच्चा पहले 3 साल ठीक लग रहा है, उसके बाद डाउन जाता है, जाए जा रहा है, सब कुछ भूल गया, एडियल्स भूल गया, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग बोलना भूल गया, दैट वाज सीडीडी। तो जो क्लिनिशियंस थे उन्होंने कहा कि रेट्स और सीटीडी तो ऐसा डिसऑर्डर है कि उसको ऑटिज्म में डालने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। बच गए 3, ऑटिज्म टिपिकल, एस्पर्जर, और एक उन्होंने बनाया था पीडीडी एनओएस। यानी कि हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्चे को क्या है, कि किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा, लेकिन है तो ऑटिज्म जैसा ही। बहुत सी चीजें ऑटिज्म वाली हैं लेकिन टिपिकल एस्पर्जर में भी नहीं आ रहा। बहुत बोलता है लेकिन ये 2 साल में नहीं बोला था, ये 3 साल में बोला था, तो ये एस्पर्जर नहीं है। तो एक पीडीडी एनओएस बना दिया था उन्होंने। मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि lot of studies were done and lot of thinking was done in the West, and they decided why to have so many disorders. Only autism, whether you have Asperger or you have typical autism or you have a confused autism, it is autism. एक ही डिसऑर्डर रखा ऑटिज्म, और कहा कि कुछ बच्चे जिनमें सिर्फ सोशल और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज हैं और बाकी ये सब नहीं है, कि वो लगातार बार बार कुछ टेढ़ा मेढ़ा करे जा रहे हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 2 डिसऑर्डर बना देते हैं, एक हम टिपिकल ऑटिज्म बना देते हैं, एक ओनली सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एससीडी, जिसमें रेपिटेटिव बिहेवियर नहीं होते लेकिन सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है। तो कहाँ 5 कंडीशंस की DSM-4 में उनको कम करके सिर्फ ऑटिज्म बना दिया, और जिन बच्चों में रेपिटेटिव बिहेवियर्स नहीं है उनको बोला सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। दैट्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट DSM-4 एंड DSM-5। बाकी DSM-4 में जो 4 डिसऑर्डर्स 5 डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर 2 लाइनें मैंने आपको बताई हैं, वो नोट्स में आपको मिल जाएंगी। एस्पर्जर्स वाले बच्चे 2 साल की एज तक बोलने लग जाते हैं, मीनिंगफुल कम्युनिकेटिव फ्रेजेस या सेंटेंसेस यूज करते हैं, बट सोशली दे आर वेरी ऑड। देन सीडीडी में क्या था कि डाउन जाते हैं बच्चे, वो डाउन 10 साल तक भी जाते रहते हैं। रेट्स गर्ल्स में था, गर्ल्स में होता है, और वो हैंड कपिंग मूवमेंट्स होती हैं, और ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि डिसऑर्डर में बच्चे की कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। तो ये सारी जो 2-3 लाइनें हैं इनके बारे में आपको नोट्स में मिल जाएंगे, बट अब इनको निकाल दिया गया है और ऑटिज्म DSM-5 यूज होता है, और उसमें इट्स प्योर ऑटिज्म, जिसमें 3 एरियाज में डिफिकल्टी है। सोशल कम्युनिकेशन, राइट, और दूसरा है सोशल लैंग्वेज में डिफिकल्टी। तो सोशल स्किल्स में डिफिकल्टी है, सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी है, बच्चे को लैंग्वेज में डिफिकल्टी है, और साथ में रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी होते हैं बच्चे। अगर रेपिटेटिव बिहेवियर्स नहीं होते तो वो ऑटिज्म नहीं है, वो है सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, राइट। तो ये है कि जो DSM-4 और DSM-5 है। अब DSM-4 और DSM-5 is most widely used in clinics, most widely used in clinics by psychiatrists, neurologists, doctors, developmental pediatricians. ये पोस्ट इंडिया में भी, बट हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म ISA भी डेवलप किया गया, ISA भी डेवलप किया गया। अब हम लोग करेंगे जो रीसेंट टूल्स हैं, रीसेंट टूल्स, ये सब आपको ना खाली ये जो वाली चीजें जो हैं ये आपको खाली थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएंगी। ADOS का फुल फॉर्म है द ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। अब ये जो है कि ये इंडिया में बहुत कम जगहों में इस्तेमाल होता है, हाईफाई क्लिनिक्स में ही होता है, और ये बहुत बहुत डिटेल्ड होता है,
क्वाइट डिटेल। तो इसमें बच्चे का क्या करते हैं कि अलग अलग माहौल क्रिएट करते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा क्लिनिशियन के पास आता है वो एक सेशन में या 2 सेशन में इसका डायग्नोसिस नहीं करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो कई बार एडॉस करने वाले लोग घर में भी जाते हैं, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में भी देखते हैं कि वो खेलते समय क्या बिहेवियर्स दिखाता है, पेरेंट्स के साथ क्या बिहेवियर्स दिखाता है। तो ये 2001 में, जैसे हमने कहा कि ये 2001 में वेस्टर्न साइकोलॉजिकल सर्विसेज मतलब फॉरेन कंट्रीज में स्टार्ट किया गया था। और ये बड़ा मतलब वो है कि कंफर्म्ड डायग्नोसिस मानते हैं, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं, बहुत एबल होते हैं, उनके साथ कई बार डिफिकल्टी हो जाती है जानने के लिए। तो आप ये बोलोगे कि इसका एक तो आपको शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट डज इट मीन एडॉस। तो ये एक नया टूल है जो 2001 में वेस्ट में डेवलप हुआ था। और इट इज इन मोर डिटेल्स, इट इज इन मोर डिटेल्स। और इसके जो मॉड्यूल्स इन्होंने दिए ना, 4 मॉड्यूल्स, ये सब इतना जानने की भी आपको जरूरत नहीं है। 4 मॉड्यूल्स में क्या होता था कि वो क्या करते थे कि इनको अलग अलग सिचुएशन में, होम में, स्ट्रक्चर में, बाहर, और अलग अलग कुछ वर्बल बच्चों के साथ कैसे हमने देखना है, नॉन वर्बल के साथ कैसा देखना है, बहुत इन्होंने डिटेल्स बनाए हुए थे। आपको जस्ट इनके नाम और ये कहाँ डेवलप हुए हैं वो जानना थोड़ा सा जरूरी है, बिकॉज ये इंडिया में इतने यूज होते भी नहीं है। और ऐसे ही एडॉस 2 हो गया। इसके बाद एक है ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिपोर्ट, कि इसमें क्या है कि आप लैंग्वेज कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, रेपिटेटिव बिहेवियर्स, इन्हीं सब चीजों को डायग्नोस करते हैं। लेकिन उनका एक चेकलिस्ट अलग किस्म की होगी और डिटेल्ड होगी। और ये मेंटल एज 2 होगी या बच्चे की, कब उसके अबव इसको यूज किया जाता है, ADIR। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी इज द इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। राइट, इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म ऑफ असेसमेंट जो है, इसमें हम बच्चों को 6 एरियाज में चेक करते हैं, और कुल मिला के 40 आइटम्स यानी कि सिम्टम्स। राइट, ये आपको मैं दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। डोमेन्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स, ये देखिए, एक उन्होंने बनाया है सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी। एक डोमेन यानी कि हेडिंग, स्किल, और उसके नीचे 9 अलग अलग चीजें हैं कि जो इसमें वो देखते हैं कि वो आई कांटेक्ट देता है, बच्चों के साथ खेलता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसके नीचे आइटम्स में लिखी हुई हैं। ओके, तो एक डोमेन हो गई ये, और इसमें 9 आइटम्स हैं। नेक्स्ट डोमेन हो गई कि बच्चे का इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, कि अगर कोई आप टॉय दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, कोई मतलब डांट रहे हो, उस वक्त उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, और खुशी में उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, नई चीज देख के क्या रिस्पॉन्स होता है। तो इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ द चाइल्ड, इसके अंदर 5 आइटम्स है, यानी कि 5 पॉइंट्स है इसके अंदर। थर्ड है स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन, इसमें भी 9 आइटम्स में है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, कैसे कम्युनिकेट करता है। बिहेवियर पैटर्न्स, उसके कोई डिसरप्टिव बिहेवियर्स हैं, वो सेल्फ हिटिंग है, दूसरों को हिट करता है, इस तरीके की, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, ये सारी चीजें इसके अंदर 7 आइटम। सेंसरी एस्पेक्ट्स, ऑटिज्म में विजुअल इम्पेयरमेंट की तरह सेंसरी डिफिकल्टीज होती हैं। जैसे आप देखते हो कि विजुअल इम्पेयरमेंट के बच्चे जो हैं आपके, वो अपने माहौल को समझने के लिए हाथों को हिलाते हैं, बॉडी को रॉक करते हैं, ये बहुत सारी चीजें ऑटिज्म में भी होती है। ये वन ऑफ द कोर डिफिकल्टीज है ऑटिज्म की। सेंसरी एस्पेक्ट्स पे 6 आइटम है। एंड द लास्ट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, कि जो इंटेलेक्चुअल है, जो एक हम देखते हैं कि वो चीजों के नाम जानना, कॉन्सेप्ट्स जानना, ये सब कितना समझता है, उसके 4 आइटम्स है। तो कुल मिला के तो आप देखते हो कि 40 आइटम्स, काउंट करो 40 आइटम्स इसके हैं। तो स्कोरिंग कैसे करनी है, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए जानना है कि आइटम्स कितने हैं, डोमेन्स कितनी है, स्कोरिंग कैसे करनी है। अब इसकी स्कोरिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से। इसमें आप स्कोरिंग 1 से लेके 5 तक की, एक होता है कि चेकलिस्ट में आपने हर चीज के अगेंस्ट से आपने यस नो लिखा था ना एमचैट में, यहाँ आपने हर एक के आगे लिखना है 1 से लेके 5 तक, उसको नंबर देना है, कोई भी एक नंबर।
1 का मतलब है कभी 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 कभार करता है, 2 कभी कभी करता है, 3 अक्सर करता है, 4 ज्यादातर करता है, और 5 ऑलवेज करता है। अब जब कभी भी ऐसा कोई टूल होता है, तो with all my respect to Indian tool for autism assessment, I always have my confusion, and I always personally, मैं आपको बोल रही हूँ, जहाँ ऐसा टूल होता है वहाँ टूल को जो हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में इस टूल्स को यूज कर रहे हैं, उनको वेरी वेल ट्रेन होना चाहिए। क्योंकि मैं किसी बच्चे को समटाइम्स दे सकती हूँ और उस बच्चे को रेयरली दे सकता है, मैं उस बच्चे को फ्रीक्वेंटली दे सकती हूँ, कोई दूसरा बोल सकता है समटाइम्स, और देखिए स्कोर्स तो कितने बदल जाते हैं। तो ये काफी हद तक ये स्कोरिंग जजमेंटल है, क्योंकि जब आप इसको करते हो तो आपको बच्चे को देखना भी है। सोच के देखिए आप, एक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइनें लगी हुई हैं, या इवन क्लिनिकल सेटअप में लाइनें लगी हुई हैं, बेचारे पेरेंट्स परेशान हैं गर्मी में सर्दी में बच्चे को लेके, और उसके बाद उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भाई ऐसा करता है वो यहाँ कभी कभी करता है, मम्मी ने बोलते कभी कभी करता है, तो टीचर ने, साइकोलॉजिस्ट ने 21 to 40 वाले में समटाइम्स दे दिया। लेकिन क्या है कि अब आप सोच के देखिए कि जो हो सकता है वो बच्चा कभी कभी नहीं, कभी कभार करता हो, और मम्मी ने बोल यहाँ कभी कभी करता है। तो ये थोड़ा सा मुझे जो स्कोरिंग इसकी है, आई डोंट agree with it 100%. Personally, I'm telling you, but yes, it is a standardized tool being used in India. It's highly judgmental, जिसको हम बोलते हैं highly subjective. Scoring might change from one person to another, which is sad, which is really sad because it is for diagnosis of the child, right? और वो साथ में उन्होंने दे दिए कि परसेंटेजेस भी बच्चे को दी जाती हैं। तो अब क्या है कि हमने जैसे पिछली स्लाइड में देखा था कि स्कोरिंग जो होती है, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कभी करनी नहीं है इसकी स्कोरिंग, ये साइकोलॉजिस्ट करेंगे, राइट? पर फिर भी ये रेयरली है, अब 20% टू समटाइम्स 20 to 40%। ये स्कोरिंग कैसे करते हैं उन लोग के, उसमें पूरे क्राइटेरिया में दिया है। एंड में जो फाइनल स्कोरिंग करते हैं उसमें करते हैं, अगर बच्चे का लेस देन 20 का 70 का स्कोर आता है, तो आप देख लो, हमने बोला कि कितने आइटम से 40, और स्कोरिंग 5 है, हर आइटम की 5 तक जा सकती है, तो मैक्सिमम स्कोर कहाँ तक जाता है? 5 into 40 200 तक जा सकता है किसी बच्चे का मैक्सिमम स्कोर। अब किसी बच्चे को अगर स्कोर लेस देन 70 मिला है, किसी जगह उसको 2 मिला है, किसी जगह 3 मिला है, अगर उसका स्कोर लेस देन 70 है तो ऑटिज्म नहीं है। अगर 70 से लेके 106 है तो माइल्ड ऑटिज्म है, 107 से लेके 153 है तो मॉडरेट ऑटिज्म है, और 153 से 200 है तो सिवियर ऑटिज्म है। ये है ISA, the Indian Scale for Autism Assessment, and which is being used in India to give the IQ testing, to give the disability certificate to a person with autism. This is the scale which is being used now in India, right? तो जो डायग्नोसिस है, जैसे मैंने बोला कि डायग्नोसिस स्पेशल एजुकेटर्स का एरिया नहीं है, बट फिर भी जब आपके पास कोई आते हैं पेरेंट्स, पहली बार आपको मिलने आएंगे, तो ऑब्वियसली वो मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आएंगे। जैसे मैंने बोला, अगर आपने फंक्शनल असेसमेंट भी करनी है बच्चे की, प्लान बनाने के लिए, आईपी बनाने के लिए, एजुकेशन प्लान बनाने के लिए, तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाएंगे आपको। तो आप जब वो देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अच्छा ये ईजा है, इसका स्कोरिंग क्या आया, तो इसका माइल्ड ऑटिज्म बताया है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो हमने डायग्नोसिस में आज जो किया है कि हमने देखा है कि डायग्नोसिस का जो मेन, लाइक मैंने बोला, ग्रंथ है जो हर जगह फॉलो होता है, दैट इज डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल of mental disorders by the American Psychiatric Association, which is DSM. And DSM-4 बहुत वक्त तक यूज हुआ है इंडिया में, और अभी भी कुछ लोग उसको यूज करते हैं। और DSM-4 में ऑटिज्म को कैटेगराइज कर दिया गया था इन और typical autism, Asperger's, Rett's, childhood disintegrative disorder and PDDNS। उसके बाद ये सोचा गया कि इतनी कंडीशंस क्यों देनी है, तो जब DSM-5 आया, DSM-5 जो मॉडिफाई होके वो आया DSM-5, तो उसमें खाली ऑटिज्म है, रेट्स और CDD को निकाल दिया,
और ऑटिज्म, PDD-NOS और एस्पर्जर्स को एक साथ क्लब कर दिया और उन्होंने कहा अगर किसी बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एज पर DSM-5 है तो, और रेपिटेटिव बिहेवियर्स नहीं है उसके कोई भी, यानी कि जो 3 एरियाज ऑटिज्म के होते हैं उसके 2 हैं, सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज हैं लेकिन बिहेवियर्स रेपिटेटिव बिल्कुल नहीं है, तो हम उसको ऑटिज्म ना कह के सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहेंगे। ऑटिज्म तब होगा जब रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी साथ में होंगे। तो ये डिफरेंस था DSM-4 और DSM-5 में। और इसके साथ मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि फॉरेन कंट्रीज में, बैंगलोर में, निमहांस में और कोई हाईफाई क्लिनिक्स में एडॉस यूज होता है, ज्यादा डिटेल्ड है असेसमेंट की डायग्नोसिस। और फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया, एडॉस इज ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, एंड इसकी सेकेंड वर्जन आ चुका है, एंड ADIR इज ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज्ड। तो ये यूज होते हैं, वेस्ट में यूज होते हैं, इंडिया में निमहांस वगैरह में यूज होते हैं ये। और थर्ड, द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ISA, Indian Scale for Assessment of Autism, because that's being used by the government of India and that is developed by a lot of बड़े बड़े लोगों को लेके बनाया गया था। नेशनल ट्रस्ट के लोग थे, डिसेबिलिटी फील्ड के लोग थे, डॉक्टर्स थे, हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग थे जब इसको डेवलप किया गया। एक बहुत बड़ी टीम बना के इसको डेवलप किया गया था, एंड बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड। मैंने आपको बता दिया कि इसमें 40 आइटम्स होते हैं, 6 डोमेन्स होते हैं, 6 एरियाज होते हैं जिनमें असेस करते हैं। बच्चे को स्कोर 1 से 5 के बीच में कुछ भी मिल सकता है, और इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको इसके लिटरेचर में, रिटन मटेरियल में मिल जाएगा। This is being used in Indian scene to give the diagnosis of autism in government hospitals. So that's it. आज हमने diagnosis के बारे में बात किया है और screening के बारे में MChat किया था। स्क्रीनिंग क्यों मैंने आपको डिटेल में करवाई है, बिकॉज आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। एजुकेटर्स कैन डू स्क्रीनिंग, बट डायग्नोसिस भी आपको थोड़ा DSM डिटेल में बताया है, ISA डिटेल में बताया है, और बाकी जो एडॉस है, IDR है, उनकी ब्रीफ बता दिया है। ये डायग्नोसिस जो है ये एक, मतलब ये एक लॉफुली, एथिकली एक जो है वो हम खाली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग आप लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं। That's it. Next time we will do functional assessments in autism, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, how to make programs. Thank you. Thank you, ma'am.